हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही प्यारा टॉपिक। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में हर बार सवाल आता है और वो टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स। तो अभी तक जितनी भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं 2015, 14, 16 जितनी भी हैं उन सभी को आज हम इस सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। सबसे पहले पर आओ, सबसे पहली स्कीम आती है नमामि गंगे स्कीम। ये स्कीम सर शुरुआत हुई थी इसकी 2014 के अंदर। किसके द्वारा सर? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के द्वारा। अब इस स्कीम का मकसद क्या था सर? ये स्कीम का मेन मोटो जो था वो था कि जो गंगा रिवर है आपकी, ठीक है, इसकी प्योरिफिकेशन का, यानी कि इसको साफ सुथरा रखने का मोटिव था इसका, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पर कई बार और पूछ लेता है कि गंगा रिवर जो है ये हमारी क्या है? नेशनल रिवर है। क्या है? नेशनल रिवर। अब गंगा रिवर को नेशनल रिवर का दर्जा कब दिया गया? तो ये बनी थी नेशनल रिवर हमारे कंट्री की 2008 के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 2014 के अंदर नमामि गंगे स्कीम आई। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के द्वारा। और पर्पस क्या था? गंगा रिवर को साफ सुथरा रखना। ओके, आइए ज़रा नेक्स्ट आते हैं। अब आती है सेकंड स्कीम, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये स्कीम क्या है सर? ये स्कीम भी लॉन्च हुई थी 2014 के अंदर, यानी 2014 में। किसके द्वारा सर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, ठीक है। अब इस स्कीम के तहत होता क्या था सर? देखो, ये स्कीम एक प्रोवाइड करती थी कि हर एक घर के अंदर, चाहे कोई गांव में रहता हो चाहे कितने भी ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो, बट इस स्कीम का टारगेट था कि हर घर के अंदर, एट लीस्ट हर घर के अंदर एक ऐसा पर्सन हो जो कि बैंक अकाउंट रखता हो, जिसका बैंक अकाउंट हो, बैंक में खाता हो, ठीक है। आपको पता होगा आज के समय में भी आप देखिए बहुत सारे गांव के इलाके ऐसे होते हैं जहां पर लोग ज़्यादातर बैंक वगैरह में नहीं जाते हैं, है ना, या बैंक वगैरह का लेन देन नहीं होता उनका। तो इस स्कीम के तहत उसी चीज़ को इम्प्रूव करा गया था कि हर एक घर के अंदर से कम एक बैंक खाता होना ज़रूरी है। ओके, आइए ज़रा नेक्स्ट आते हैं। ये स्कीम आपकी इस साल पूछी गई थी, मेक इन इंडिया। ये स्कीम बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा सर। ये स्कीम की शुरुआत हुई थी 2014 के अंदर। और ये स्कीम का पर्पज़ क्या था कि सर हमारे देश में जो ज़्यादातर पैसा है वो हमारे देश का बाहर के देशों को चला जाता है। इसका रीज़न क्या है कि सर जैसे बाहर के देशों से हमने कोई कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट मंगाना है, कोई कपड़े मंगाने हैं, या फिर कोई ज्वेलरी मंगानी है, तो ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ की, ठीक है, जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर सामान हमारा चाहे खाने पीने का हो गया या फिर चाहे पहनने का हो गया, ये सारा दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता था, बाहर के देशों से इंपोर्ट किया जाता था। अब जब कोई चीज़ आप बाहर से लेकर के आओगे तो देश का पैसा ज़्यादातर बाहर चला जाएगा और टैक्सेस वगैरह लग करके बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पर आता था। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए शुरुआत करी गई मेक इन इंडिया की, कि जो चीज़ हम बाहर के देशों से लेकर के आते हैं उसे अपने खुद के देश में बनाना शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हनी हो गया, ठीक है। शहद जो है पहले हमारे देश के अंदर बाहर से आता था। अब क्या हुआ, जब पतंजलि वगैरह चीज़ें आई, इन्होंने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अपनी शुरुआत करी है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो इंडिया के अंदर बनाते हैं, इंडिया के अंदर सप्लाई करते हैं। तो इंडिया के अंदर बनेगा तो इसकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी। और उल्टा क्या हुआ कि यहाँ से बनने वाली जो चीज़ें थी अब हमने बाहर देनी सप्लाई शुरू करी, जिसकी वजह से हमारे देश में बाहर के देशों का पैसा आना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये होती है मेक इन इंडिया स्कीम, 2014 के अंदर शुरू हुई और ये शुरुआत करी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, आइए ज़रा नेक्स्ट आते हैं। मिशन इंद्रधनुष, ये आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि इस साल पूछेगा। सर मिशन इंद्रधनुष है क्या? सर ये स्कीम आती है आपकी 2014 के अंदर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। अब आपको यहाँ से हेल्थ मिनिस्ट्री से ये आइडिया लग गया होगा कि ये स्कीम जो है आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई है। ओके, अब सर इसमें करा क्या जाता है? तो देखो इसके अंदर 7 बीमारियों का बात करते हैं। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का अगर इंग्लिश में बात करूँ तो रेनबो को कहते हैं, रेनबो। अब रेनबो में 7 रंग होते हैं ना, तो इसके अंदर 7 बीमारियां टारगेट करी गई। कितनी? 7 डिजीजेज टारगेट करी गई, जिसमें डायफ्रिया, वूपिंग कफ,
टेटस, पोलियो, टीबी, मील्स एंड हेपेटाइटिस बी। इन सभी बीमारियों के लिए वैक्सीन प्रिपेयर करने का काम करा गया। ठीक है, फिर सुन लो मिशन इंद्रधनुष। सर इंद्रधनुष यानी कि रेनबो, उसमें 7 कलर होते हैं ना, तो इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही करा गया। 2014 की ये स्कीम है जिसके तहत 7 बीमारियों को टारगेट करा गया, जिसमें आपकी डायफ्रा, वूपिंग कफ, टिटनस, पोलियो, टीबी, मील्स एंड हेपेटाइटिस बी, ये 7 बीमारियों को टारगेट करा गया और इनकी वैक्सीन प्रिपेयर करी गई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। आइए ज़रा, अगली स्कीम आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, हालांकि आजकल की ये स्कीम का इफेक्ट उल्टा ही चल रहा है ना, जो बेटियां पढ़ लिख जाती हैं वो अतुल छुआ जैसा काम हो जाता है उनके साथ, है ना। तो छोड़ो, अभी यहाँ पर आते हैं फटाफट कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। सर इसमें क्या है, देखो ये स्कीम हुई थी 2015 में शुरुआत। अब आपको पता होगा कि काफ़ी टाइम पहले इंडिया के अंदर क्या होता था, एजुकेशन इतनी ज़्यादा एम्पावरमेंट नहीं थी, एजुकेशन एम्पावरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो होता क्या था, कई गांव वगैरह में या कहीं पिछड़े लोगों की वो सोच थी कि बेटी को पढ़ा लिखा करके करना क्या है, आगे चल के शादी हो जाएगी, जाएगी वहाँ पर घर संभालेगी, खाना वाना बनाएगी, तो एजुकेशन की ज़रूरत क्या है लड़कियों के लिए। तो इसी सोच को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई थी, जिसके तहत ये स्कीम चलाई थी किसने, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। WCD का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसने ये स्कीम शुरू करी थी जिसके तहत जेंडर इक्वलिटी को एक पर्पस बनाया था कि मेल और फीमेल में कोई भेदभाव नहीं होता, ये दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, तो जेंडर इक्वलिटी को मुद्दा बनाया और इसी के तहत वुमेन लिटरेसी को जोर दिया कि वुमेन्स को भी पढ़ा लिखाना चाहिए। ठीक है, और इसी स्कीम के तहत आपको पता होगा, जैसे मान लो कोई लड़की है, अगर वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ती है या गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में पढ़ती है, तो अगर 12th में अच्छे मार्क्स ले आती है, 10th में अच्छे मार्क्स ले आती है, तो उसको लैपटॉप हो गया, स्कूटरी हो गई, साइकिल हो गई या फिर मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ये सब चीज़ें गिफ्ट करी जाती हैं, ताकि लालच के चक्कर में ही सही लेकिन लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें पढ़ाने के लिए। ओके, तो ये सब चीज़ें इसी स्कीम के तहत शुरू होती हैं। नेक्स्ट आते हैं PM मुद्रा योजना। अब ये स्कीम भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 2024 में बजट आया है उस बजट के अंदर इस स्कीम के बारे में चर्चा हुई है। ठीक है, अब क्या है आइए ज़रा देखते हैं। सर PM मुद्रा स्कीम, सर ये मुद्रा स्कीम की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। क्या, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, अब इसके तहत होता क्या था, देखो दोस्तों, मुद्रा योजना जो है, ये मुद्रा किसे कहते हैं हम, मुद्रा किसे कहते हैं, पैसे को कहते हैं ना। हिंदी में अगर बात करें पैसे को क्या बोलेंगे, मुद्रा बोलेंगे ना। ठीक है, तो मुद्रा का यानी कि पैसा। अब पैसा, इसका स्कीम का मतलब क्या था कि लोगों तक पैसा पहुंचाना ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। ठीक है, तो ये जो स्कीम है इसके तहत 3 तरीके के लोन देने लगे। ठीक है, गवर्नमेंट जो है 3 तरीके के लोन देने लगी। सबसे पहला आता है शिशु, फिर आता है किशोर और फिर आता है तरुण। शिशु लोन में क्या होता था कि 50,000 तक का लोन जो है गवर्नमेंट आपको देती थी। ठीक है, किशोर के तहत क्या होता था कि भाई किसी को 5 लाख तक का लोन दिया जा सकता था, और तरुण के तहत क्या होता था, किसी को 10 लाख तक का लोन दिया जा सकता था। अब ऐसा नहीं है कि आप वहां पर जाओगे आपको बोलेंगे कि आपको कौन सा लोन चाहिए, नहीं। आप जैसे मान लो मैं हूं, मैं इस स्कीम के तहत गया, मुझे लोन चाहिए था 10 लाख का, तो अब मुझे 10 लाख का लोन चाहिए तो ऑटोमेटिकली मेरी कैटेगरी आ जाएगी तरुण वाली। मुझे लोन चाहिए 15,000 का, तो ऑटोमेटिकली मेरी कैटेगरी आ जाएगी शिशु के अंदर। तो ये होता था। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, तो आपको पूछा जाएगा PM मुद्रा योजना के तहत कितने तरीके के लोन दिए जाते थे, 3 तरीके के, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु होता था 50,000 तक का, किशोर होता था 5 लाख तक का और तरुण होता था 10 लाख तक का। ठीक है, लेकिन इस बार जो 2024 में बजट आया है, ठीक है, इस बजट के तहत क्या करा गया कि जो ये तरुण वाला लोन है ना, इसकी मैक्सिमम लिमिट जो 10 लाख थी इसे हटा करके 20 लाख कर दिया गया।
20 लाख कर दिया गया 10 लाख हटा करके। तो आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। फिर सुन लो, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, बच्चे मिस्टेक करेंगे यहाँ पर कि मुद्रा योजना जो है ये किस ईयर लॉन्च हुई, तो 2015 में लॉन्च हुई। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा होगा कि मुद्रा लोन की लिमिट जो है 20 लाख कब करी गई, तब आपको ईयर 2015 नहीं आंसर मार्क करना, तब आपका आंसर हो जाएगा 2024। याद है बात? क्लियर रहेगी, भूलोगे तो नहीं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। सर अटल पेंशन योजना, ठीक है, अटल पेंशन योजना सर ये स्कीम शुरू करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, ठीक है। अब इसके तहत होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना। देखो 18 से लेकर के 40 साल तक का कोई भी पर्सन मंथली इसमें बोला जाता है, जैसे मान लो ये एक तरीके से LIC वाली स्कीम्स होती ना, जैसे जो इंश्योरेंस वगैरह देती हैं, तो उसी तरीके की ये स्कीम्स हैं कि भाई जैसे मान लो आप कैसे इंश्योरेंस कराते हो, आप हर साल या हर महीने कुछ ना कुछ किस्तें देते हो उनको, फिर 10 साल तक आप ये देते हो, और उसके बाद जब आप 60 साल के हो जाते हो या उसके बाद के होते हो तो आपको इकट्ठा वो पैसा देती है ना। ठीक उसी तरीके की ये स्कीम है कि 18 से लेकर के 40 ईयर्स तक का कोई भी पर्सन मंथली कुछ पैसा जमा कराता है इस स्कीम के तहत बैंक अकाउंट में, ठीक है। और सरकार बोलती है कि जब आप 60s के हो जाओगे, जब आपकी एज 60s में पहुंच जाएगी, तो आपको हर साल पेंशन आनी शुरू हो जाएगी, जो कि आप ही के जमा कराए हुए पैसे हैं। इसमें कुछ पैसा सरकार देगी, जैसे मान लो क्या होता है इसमें कि आपने 18 से 40 ईयर्स के हो, आपने हर मंथ 1000 रुपीज़ जमा कराने शुरू करे, ठीक है। 40 ईयर्स तक की एज में आपने कराने शुरू करे। उसके बाद जब आपकी एज 60s में आती है, तब गवर्नमेंट आपको इसी 1000 के बदले में आपको 2-2 हज़ार करके हर मंथली पेंशन भेजनी शुरू करती है। तो आपको एक तरीके से मंथली पेंशन आती रहेगी 2-2 हज़ार करके टिल योर डेथ, जब तक आपकी मौत नहीं होती 60 के बाद, तब तक आपको ये चीज़ आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। ये होती है अटल पेंशन योजना, ओके। तो इसमें बस आपको ये एज याद रखनी है कि ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स के अंदर आपको उसमें पैसे जमा कराने होते हैं। तो ऐसी स्कीम्स जिनके अंदर कोई लिमिटेशंस लगी हुई है ना, जैसे एज की लिमिट लगी हुई है, या फिर जैसे मुद्रा योजना की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें पैसों की लिमिट लगी हुई है। तो इस टाइप की जो लिमिटेशंस वाली चीज़ें हैं ना, इनको ज़रूर याद रखना, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ओके। आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर आते हैं अमृत योजना, ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में थी, इस बार ये पूछी जा सकती है, ठीक है। सर अमृत योजना का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये 2015 की स्कीम है। ये स्कीम किसके तहत आई है, तो अटल मिशन ऑफ रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसके तहत ये स्कीम लॉन्च करी गई। अब सर इसमें होता क्या है, अब एक सिंपल सी बात बताना मेरे को, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, समझ नहीं आ रहा देख के। अर्बन का मतलब क्या होता है, शहरी। तो किसी को शहरी लुक देना, किसी को शहरी कनेक्शंस बनाना, यानी कि इसके तहत करा क्या जाता है कि भाई जितने भी आपके गांव के इलाके हैं, जितने भी गांव के जो पिछड़े हुए इलाके हैं, उनको शहर के बराबर डेवलपमेंट लानी। अब ये कैसे होगा सर, गांव में क्या होता है, पानी की सप्लाई नहीं होती, घरों में नल नहीं होते, कुएं से पानी भरना जाते हैं, तो इसके तहत क्या करा गया, घरों में नल की सुविधाएं कर दी गई, पाइपलाइंस बिछा दी गई कि घरों में बैठे बैठे पानी आएगा, ठीक है। गांव में क्या होता है सर, घरों में बिजली नहीं होती, ठीक है। इस स्कीम के तहत क्या करा गया कि किसी तरीके से उनको बिजली देने की कोशिश करी गई, ठीक है। गांव में क्या होता है सर, प्रॉपर रोड्स नहीं होती, तो इसके तहत क्या करा गया, प्रॉपर रोड्स बनाई गई, ठीक है, ताकि गांव की कनेक्टिविटी अच्छी हो सके शहर के साथ, ठीक है। गांव में क्या होता है सर, जॉब्स नहीं होती, तो गांव के आसपास के इलाकों में क्या करा गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं उनको लगाना शुरू करा गया, ठीक है। वहाँ पर उनकी ज़मीन सस्ती देनी शुरू करी गई, ताकि वहाँ पर लोग अपनी फैक्ट्रीज लगाएं। जब फैक्ट्रीज लगाएंगे तो उनको काम चाहिए होगा, ठीक है। अब फैक्ट्रीज में काम करने के लिए गांव के लोग वहाँ पर आएंगे, अप्रोच करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ये सारी चीज़ें करी जाती हैं, तो हर चीज़ जुड़ी होती है एक दूसरे से, ठीक है। आज को देख करके हमें लगता है कि सड़क नहीं बनी, पानी का कनेक्शन दे दिया, बस ये चीज़ हो गई, तो हर चीज़ धीरे धीरे डेवलप होती है, ओके।
तो अमृत योजना के तहत करा क्या गया है सर, ये 2015 में लॉन्च करी गई। ठीक है, एक मिनट सर, ये स्कीम 2015 में लॉन्च करी गई और इसमें अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस लाने की बात करी गई। ठीक है, जिसके तहत पानी की सप्लाई, सीवरेजेस हो गए, ठीक है, पार्क्स बनाना या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देना, रोड्स वगैरह मेंटेन करने, ये सब चीज़ें इसमें करी गई हैं। ओके, आइए ज़रा नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया मिशन। सर डिजिटल इंडिया मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी सर 2015 में और इस चीज़ का सबसे पीक लेवल था आपका कोविड का टाइम। ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन अगर सबसे ज़्यादा तेज़ कहीं पर ग्रो किया है किस ईयर में, तो वो 2022 आएगा, 2020 से 22 आएगा, क्योंकि वो टाइम था आपका कोविड पीरियड। ठीक है, अब डिजिटल इंडिया का मतलब क्या होता है सर, डिजिटल इंडिया का मतलब क्या होता है, देखो कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे मान लो बैंक वगैरह हैं, आपको कई बार कुछ पैसे निकलवाने हैं या कुछ जमा करवाना है, आप बैंक में जाते हो। ठीक है, आपको पता करना है कि ट्रेन वगैरह कब आएगी कब नहीं आएगी, तो आप जाते हो रेलवे स्टेशन पता करते हो। लेकिन आज आप देखोगे हर चीज़ मोबाइल पे होने शुरू हो गई। आज आपको स्टेशन जाकर के पता करने की ज़रूरत नहीं है ट्रेन लेट है या टाइम पे है या कौन सी ट्रेन है कौन सी नहीं है, आप मोबाइल में ऐप के थ्रू देख सकते हो, है ना। आपको बैंक में कोई पैसा जमा कराना, आज आप ऑनलाइन फ़ोन से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी को भी, पहले आपको बैंक जाना होता था, है ना। तो ये सारी जितनी भी सुविधाएं हैं, आपका बिजली बिल हो गया, ये भी आप घर बैठे बैठे आप पे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई। पहले आपको यहाँ पर ऑनलाइन नहीं था, आपको जा कर के करवाना पड़ता था। अब यही सारी चीज़ें जो ऑनलाइन हुई हैं ना, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जो अवेलेबल होती हैं पब्लिक हेल्प के लिए, उनको कोशिश करा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन हो सकें, ताकि आपका भी टाइम सेव हो और आपके जो पूरा दिन खराब होता था गवर्नमेंट के अंदर वहाँ पर लाइनों में लग लग के, वो भी चीज़ें ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डिजिटल इंडिया मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाता है। ओके, ये किस ईयर आया, तो 2015 में आया। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा आपको कि अभी तक हमने जितने भी स्कीम्स करी हैं उनके सिर्फ ईयर पर फोकस करा है, लेकिन इस मिशन की आपको एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट डेट याद रखना 1 जुलाई 2015, इसकी आपको एग्जैक्ट डेट याद रखनी है पूरी की पूरी। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री कृषि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सर इसके तहत क्या होता है, देखो कृषि का मतलब होता है किसान, तो स्कीम जो है ये फार्मिंग या किसानों से जुड़ी हुई है। ये स्कीम आती है सर 2015 के अंदर, सेम एक ही दिन शुरू होती है। ठीक है, ये भी 1 जुलाई को, ये भी 1 जुलाई को। सर इसके तहत क्या होता है, सर देखो कई बार क्या होता है, खेती की ज़मीन में खेती क्यों नहीं हो पाती प्रॉपरली, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरीके से पानी ही नहीं पहुँच पाता। ठीक है, आज आपको बोलूँ कि एक ऐसा ज़मीन है जहाँ पर पानी नहीं आएगा लेकिन आपको खेती करनी है, या फिर पानी आएगा तो बहुत कम आएगा, आप खेती करो, तो क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि फार्मिंग वगैरह में पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके तहत क्या करा गया कि जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं उनके आसपास कैनाल्स क्रिएट करने की बात करी गई, या फिर किसी तरीके से उनको वाटर कनेक्शंस पहुंचाने की बात करी गई, जिसके तहत उनकी फसल जो है अच्छी हो सके। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत क्या हुआ, सिंचाई किससे होती है, पानी से होती है ना। तो इसके तहत वाटर सप्लाई जो है फार्मर्स तक, जो फार्म्स होते हैं उनके, जो किसानों की जो खेती होती है जहाँ पर खेती उगाते हैं वो, वहां तक पानी की सप्लाई प्रॉपरली पहुंचाने की बात करी गई। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये भी आपका इस साल बहुत पूछा गया है सीजीएल के अंदर, ध्यान रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। सर ग्राम का मतलब होता है गांव, ठीक है, ज्योति, ज्योति का मतलब होता है किसी तरीके से उनको इम्प्रूव करना, किसी चीज़ में उनकी सहायता करना, उनको सहायक बनना एक तरीके से। ठीक है, तो ग्राम ज्योति योजना के तहत करा क्या गया, सर ग्राम ज्योति योजना के तहत क्या करा गया कि जो भी ग्रामीण इलाके हैं, यानी कि जो भी गांव के इलाके हैं, वहाँ पर उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करा गया, साथ ही साथ वहाँ पर उनके रहने के स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने की बात करी गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, किसी की फाइनेंशियल कंडीशंस को आप इम्प्रूव कैसे कर पाओगे, आप किसी की फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव कैसे कर पाओगे। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो गांव है,
आपको अगर मान लो आप दिन का 300 रुपये कमा रहे हो और आपका 200 रुपये का खर्चा हो जाता है, ठीक है, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आप दिन का 100 ही रुपया बचा पाए, ठीक है। लेकिन यही जो आपका 200 रुपये का खर्चा है, सरकार उसका बजट कम कर दे, रेट कम कर दे किसी तरीके से, और आपका वो 200 रुपये का खर्चा सिर्फ 100 रुपये का रह जाए, तो आप दिन का 200 बचा पाओगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होंगी। तो यही चीज़ें इस स्कीम के तहत हुई। ग्राम ज्योति योजना के तहत क्या हुआ कि गांव में बात करी गई मुफ्त बिजली पहुंचाने की, मुफ्त में पानी पहुंचाने की, यानी कि बिजली और पानी का उनको बिल नहीं आएगा। दूसरी चीज़ उसके तहत क्या करा गया कि बड़ी बड़ी कंपनीज लगाई गई, किस काम में, कि आप मॉनिटर करिए, जाकर के गांव में एक सर्वे करिए कि उनको किस चीज़ में समस्याएं हैं, वो किस चीज़ पर सॉल्यूशन चाहते हैं। जैसे मान लो पूरे गांव है एक, उस गांव के अंदर 10,000 पर्सन रहते हैं, कितने, 10,000 पर्सन रहते हैं। एक पूरी की पूरी एक टीम बनाई गई, वो इस 10,000 लोगों का सर्वे करेगी, और इस 10,000 लोगों में से 8,000 लोग ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि यार हमें रोड कनेक्टिविटी चाहिए, हमारे पास काम करने के लिए शहर जाना होता है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से हमें काफ़ी देर तक पैदल चलना पड़ता है। अब ज़्यादातर के पास यही समस्या है। तो अब ये कंपनी क्या करेगी, जो मेजर समस्या है उसको आगे भेजेगी गवर्नमेंट तक, और गवर्नमेंट फिर उस पर वर्क करेगी। तो ये सारी चीज़ें भी इस स्कीम के तहत होनी शुरू हुई थी। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इस दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत एक तो मुफ्त बिजली और फाइनेंशियल कंडीशंस वगैरह इंप्रूव करने की बात करी गई, साथ ही साथ एक टीम बनाई गई जो कि प्रॉपर मॉनिटर करेगी कि क्या चीज़ की समस्या है, किसी को एक सर्वे करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट। देखो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपसे पूछा जाएगा और जिसका आप लोग आइडिया भी नहीं लगा सकते किस बेस पर है, ये किस बारे में है, ठीक है। चलो आपको मैं सिर्फ इतना बताता हूँ, बताओ सागरमाला प्रोजेक्ट जो है, सिर्फ ये नाम आपको एग्जाम में मिलता है, तो बताओ ज़रा आप आइडिया लगा सकते हो ये स्कीम किसके बारे में होगी, नहीं लगा सकते ना, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखो सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत होता क्या है। सर ये 2015 की स्कीम है। इसके तहत क्या होता है, जितने भी आपके पोर्ट्स वगैरह होते हैं, सागर का मतलब होता है सी। अब देखो हम ट्रेड करते हैं समुद्र के सहारे भी, सी के सहारे, है ना, और उसके लिए रिक्वायर होता है पोर्ट्स, कि जहाँ पर आप माल लोड करते हैं, जहाँ पर शिप्स आती हैं, उनसे जो माल आता है उनको निकालते हैं, वापस से नया माल लोड करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए रिक्वायर होता है पोर्ट। तो पोर्ट्स की डेवलपमेंट की बात करी गई। दूसरी चीज़, उन पोर्ट्स तक, अब भाई पोर्ट्स तक माल पहुंचाओगे कैसे, रोड्स वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। अब रोड से देखो, मेरे को बात बताओ, अब कोई चीज़ आप 10-15 ट्रक में भर के भेज रहे हो, और कोई चीज़ आप उसी के बदले में सिर्फ एक रेलगाड़ी के थ्रू भेज देते हो, तो ज़्यादा इजीली किस में पहुंच जाएगा, तो रेल में पहुंच जाएगा ना। तो हुआ क्या स्कीम के तहत कि जो भी आपके मेजर पोर्ट्स होते थे, जो सी के किनारे जो भी मेजर पोर्ट्स होते थे आपके, ठीक है, वहां तक किसी तरीके से कोशिश करी गई कि रेलवे लाइन पहुंचाई जा सके, यानी कि ट्रेन कनेक्टिविटी पहुंचाई जा सके, रेलवे लाइन पहुंचाई जा सके। आज आप देखते हो मालगाड़ी वगैरह होती है जो दूसरे कंट्रीज से कुरियर आते हैं, क्या होता है, तो जितना भी मालगाड़ी में माल होता है ना, वो लोड करके जाता है एक जगह पर जहाँ पर पोर्ट्स वगैरह होते हैं, या फिर एयरपोर्ट्स कह सकते हो या फिर सी पोर्ट्स कह सकते हो, उन तक किसी तरीके से रेल कनेक्टिविटी पहुंचाई गई ताकि सारा माल एक साथ वहां तक पहुंचाया जा सके। ओके, तो ये चीज़ होती है आपकी, ध्यान रखिएगा। तो सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत क्या करा गया कि गवर्नमेंट ने रोड कनेक्टिविटी या फिर रेल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी पहुंचाई गई जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होते थे वहां तक। ओके, नेक्स्ट आते हैं श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। श्याम प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन, ठीक है। अब इसके तहत होता क्या है, देखो दोस्तों, रूबन का मतलब क्या होता है, रूबन मिशन। अब आपको लगेगा सर रूबन मिस्टेक होगी, अर्बन होगा, नहीं। रूबन का मतलब क्या होता है, रूरल से लेकर के अर्बन तक, ठीक है, रूरल से लेकर के अर्बन तक। रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों को अर्बन बनाना, इसको बोला गया रूबन, ठीक है। ये इस मिशन का नाम है रूबन, ठीक है। तो रूरल से लेकर के अर्बन पहुंचाना, किसी चीज को ग्रामीण से उठा करके अर्बन यानी कि शहरी बनाना। तो ध्यान रखिएगा, इस स्कीम के तहत होता क्या है कि जितने भी गांव के इलाके होते हैं उनमें डेवलपमेंट की बात करी जाती है। अब डेवलपमेंट कैसे होती है, सर रोड्स बनाओ, काम दो लोगों को, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करो,
ठीक है, उनको रहने सहने, उनके घर में वाटर कनेक्शन पहुंचाओ। तो ये सब चीज़ें जो है आपका डेवलपमेंट में बात आती है। तो यही सब चीज़ों की बात यहाँ पर करी गई। नेक्स्ट आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना, ठीक है। अब ये सेतु भारतम योजना क्या है? सर ये शुरू करी गई मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा 2016 के अंदर। सर इसके तहत हुआ क्या कि सर जितने भी आपके नेशनल हाईवेज हैं वो सारे मोस्टली इसके तहत कनेक्ट करे गए। ध्यान रखिएगा, इस स्कीम के तहत क्या हुआ कि भाई जैसे कि मान लो पहले कोई चीज़, कोई किलोमीटर जाने में आपको कोई सफ़र जो है आपका 10 घंटे में होता था। अब क्या हुआ कि एक नेशनल हाईवे बनाया गया या फिर एक ब्रिजेस कनेक्टिविटी दी गई, जिसकी वजह से वही 10 घंटे का सफ़र आपका 6 घंटे में होने लगा। तो ये जो चीज़ें हुई ना कि ब्रिज बनाना, फ्लाईओवर्स बनाने, ये सब चीज़ें मोस्टली इसके तहत हुई हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया ये भी अच्छी स्कीम है, इसको याद रखना, ये भी पूछी जा सकती है। सर स्टैंड अप इंडिया का मतलब क्या है? ठीक है, देखो इधर सर, इसमें क्या हुआ, 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का जो है क्या होगा, लोन दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। किसको? सर एससी और जो एसटी कैटेगरी की वुमेन्स इंटरप्रीनियर होंगी उनको। तो अब इंटरप्रीनियरशिप काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है ना, तो ये मिशन आपके एग्जाम में पूछेगा, इसको लगाओ स्टार मार्क। ठीक है, फिर सुन लो, स्टैंड अप इंडिया मिशन का मतलब क्या हुआ? सर ये स्कीम शुरू हुई 2016 में, और ये स्कीम भी आप कह सकते हो पार्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन का ही कहीं ना कहीं। ठीक है, हमने पहले बात करी थी बेटी की एजुकेशन की, अब हमने बात करी है कि वुमेन्स को, जिनको कोई नया काम शुरू करना है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, उनके लिए सरकार ने क्या किया, 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन देना शुरू किया, लेकिन सिर्फ उन महिलाओं को जो कि एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। सर उड़ान स्कीम, उड़ान की फुल फॉर्म क्या होती है? ये आपका MTS 2024 में पूछा गया था। उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक। सर उड़े देश का आम नागरिक का मतलब, उड़ना मतलब मरना नहीं होता, उड़े का मतलब होता है प्लेन्स। ठीक है, तो इसके तहत हुआ क्या, ध्यान से सुनना, ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। इसके तहत होता क्या है कि जितने भी ऐसे लोग होते हैं, जैसे मान लो मैं हूँ या कोई आप भी होंगे, काफ़ी लोग होंगे ऐसे जो कि कभी ज़िंदगी में प्लेन में नहीं बैठे, जिन्होंने कभी एयरपोर्ट वगैरह में या प्लेन्स में सफ़र नहीं किया। क्यों? बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, आप प्लेन में अगर मान लो जैसे दिल्ली से आपको कहीं भी जाना होगा, दिल्ली से अगर आप मुंबई का सफ़र भी तय करते हैं, तो आपकी इजीली टिकट जो है 25 to 30,000 की आती है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अब इसी चीज़ को क्या करा गया, चीप बनाने के लिए, यानी कि किसी तरीके से ऐसा करा जाए कि जो प्लेन की जो टिकट है उसको रीजनेबल प्राइस पर लाया जा सके, ताकि जो आम लोग हैं वो भी इसे अफोर्ड कर पाएँ। ये इसका मेन मकसद था, लेकिन ये स्कीम खास वर्क कर नहीं पाई, है ना, ध्यान रखिएगा। तो उड़े देश का आम नागरिक के तहत होता क्या है कि एयर ट्रैवल जो होते हैं, यानी कि जो जितने भी सफ़र जो हम एरोप्लेन्स के थ्रू करते हैं, उनको किसी तरीके से कम करने की बात करी गई, रेट जो है उनकी जो है प्राइस, उसको कम करने की बात करी गई है, चीप करने की बात करी गई है। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है सारा टेक ओवर कर लेती हैं। ठीक है, और प्राइवेट कंपनीज चाहती हैं प्रॉफिट, तो उनका कॉस्ट हाई ही रहता है। ओके, चलिए आइए अब आते हैं दीक्षा पोर्टल। सर दीक्षा पोर्टल, सबसे पहला जब भी आपको ऐसा पोर्टल वगैरह दिखे ना, तो आपका हमेशा फोकस होगा मिनिस्ट्रीज पर। ठीक है, इसमें आपको ईयर नहीं पूछेगा, इसमें आपको पूछेगा मिनिस्ट्री। तो दीक्षा पोर्टल की बात करता हूं, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन्होंने ये पोर्टल शुरू किया। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सर दीक्षा का मतलब देखो, गुरु दक्षिणा या दीक्षा वगैरह ये चीज़ें कौन लेते हैं? टीचर्स लेते हैं। तो ये प्रोग्राम किसी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को, और एम्पावर करा जाता है टीचर्स को। तो बस टीचर्स वगैरह के लिए ये प्रोग्राम है, कुछ खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इम्पोर्टेंट है, इसकी चर्चा भी इस बार बजट में करी गई थी। 2024 बजट में इसके बारे में भी बताया गया था। ओके, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। सर ये स्कीम आई है 2016 की,
और इस स्कीम के तहत क्या करा गया, देखो, फ्री एलपीजी कनेक्शंस टू बीपीएल फैमिलीज। अब सर एलपीजी का मतलब क्या होता है, जो सिलेंडर्स वगैरह जो आपके घरों में आते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसके सिलेंडर आपके घरों में आते हैं, जिससे आप गैस वगैरह चलाते हैं, ये चीज़ें, तो ये सिलेंडर्स फ्री में देने की बात करी गई। किनको, सर गांव के लोगों को इसके कनेक्शंस देने की बात करी गई है। ओके, एंड साथ ही साथ किनको देने की बात करी गई है, जो लोग बीपीएल फैमिली से हैं, यानी कि जो बिलो पुवर्टी लाइन में हैं। ठीक है, बीपीएल यानी कि बिलो पुवर्टी लाइन, जो गरीब हैं, जो कि पुवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, उनको साल में फ्री गैस सिलेंडर्स देने की बात करी गई है, ध्यान रखिएगा। ओके, आपने आज भी देखा होगा, आपके आसपास कई लोग रहते होंगे, है ना, जो कि क्या करते हैं, जैसे आती है ना मुफ्त की गेहूं वगैरह आती है, या फिर कई बार आपने देखा होगा सरकार की ओर से मुफ्त की चीनी वगैरह आ गई, गेहूं आ गई, या गैस सिलेंडर्स आ गए, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, ये इसी के तहत दी जाती हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ही ये जो होती है गैस सिलेंडर वगैरह ये चीज़ें मिलती हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। वरिष्ठता पेंशन बीमा योजना, सर ये स्कीम क्या है, देखो पेंशन बीमा योजना, ये सबको पता, बीमा क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ये स्कीम है, एक तरीके से एलआईसी। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा याद रखना नहीं है, बस इतना याद रखना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 10 साल देखो इसके तहत होता क्या है, जो भी पर्सन 60 ईयर्स के ऊपर का है ना, ठीक है, उसको क्या होता है कि आप ये समझ लो उसको पेंशन देने की बात करी जाती है, बस इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं इसमें, मेरे को पता है। आगे आते हैं अभी जो पूछा जाएगा, स्पर्श योजना, ये पूछी जाएगी, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। सर स्पर्श का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है, सर स्पर्श का फुल फॉर्म है आपसे स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च। ठीक है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च, ये है आपकी स्पर्श स्कीम। सर इस स्कीम के तहत करा क्या जाता है, सर इस स्कीम के तहत क्या होता है, जो भी स्कूल के चिल्ड्रंस होते हैं, जो कि 6th से 9th क्लास में होते हैं, उनके स्कॉलरशिप के प्रोग्राम जो हैं उनके लिए स्कॉलरशिप लाई जाती हैं। जैसे मान लो 6 से लेकर के 9th क्लास का कोई बच्चा है, कोई पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा इंटेलिजेंट है, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियली इतना ज़्यादा नहीं है उसके पास कि वो अपनी एजुकेशन आगे करेगा नहीं करेगा, तो इस सभी क्वेश्चंस को हटाने के लिए सरकार ने क्या किया कि एक काम करते हैं, 6 से 9th क्लास तक का कोई भी बच्चा, डजेंट मैटर कि वो अमीर घर का है गरीब घर का है, कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन 6th से 9th क्लास का कोई भी बच्चा होगा ना, और वो अगर अच्छी परफॉर्मेंस देगा, अच्छे एग्जाम में पास होगा, अच्छे से परफॉर्म करेगा, ठीक है, इंटेलिजेंट होगा, उसको क्या करेंगे, स्कॉलरशिप दी जाएंगी 6,000 रुपये पर मंथ की, 6,000 रुपीज़ पर ईयर की। ठीक है, 6,000 रुपीज़ पर ईयर की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, और हर साल टारगेट करा जाएगा 40 बच्चों को, हर साल ऐसे 40 स्टूडेंट्स को टारगेट करा जाएगा। और ये सारी की सारी स्कीम्स होती हैं सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट स्कूल्स में नहीं होती, गवर्नमेंट स्कूल्स में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री व्याय बंधन योजना। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है सर व्याय बंधना योजना का मतलब क्या होता है, सर जो भी सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स तक के हैं या फिर उससे ज़्यादा के हैं, ठीक है, उनकी जो पेंशन आती है, ठीक है, उनको पेंशन के ऊपर भी एक रिटर्न का इंटरेस्ट मिलता है 8% का, ये चीज़ ध्यान रखना, पेंशन विद अ रिटर्न रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक उनको देखो 60 साल से ऊपर का कोई पर्सन है, ठीक है, उसकी मान लो मंथली 4,000 रुपये पेंशन है, ठीक है, लेकिन 4,000, अब ये पेंशन कैसे आती है, सर कोई पर्सन सरकारी नौकरी करता है ना, उसका पीएफ वगैरह कटता है, तो वो इकट्ठा पैसा पड़ा होता है उसके सरकार के बैंक अकाउंट में उसके नाम का, जो कि सरकार कुछ समय बाद उसको वही चीज़ थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू करती है, ये होता है। लेकिन वो जो पैसा पड़ा होता है ना उनके पास, 10 साल तक उसके ऊपर 8% की रेट से उसको इंटरेस्ट भी आता रहेगा, ये है इस स्कीम का मतलब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हो, आपने मान लो आपने बैंक में मेरे को हर महीने करके जमा कराते रहे पूरी ज़िंदगी, अब आपके मेरे पास 10 लाख रुपए पड़ा है आपका, ठीक है, अब होता क्या है कि आपको मेरे को पेंशन देनी है, अब आप 60 साल के हो गए, अब मैं इसी 10 लाख रुपए में से आपको हर महीने 5-5 हज़ार या 6-6 हज़ार जो भी आपकी पेंशन होगी उतना देता रहूँगा।
ठीक है, लेकिन उससे आपका तो एक तरीके से आपको तो इतना ही मिलेगा ना। बट सरकार ने क्या किया कि एक काम करते हैं, जो ये पैसा पड़ा है ना, ठीक है, इसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट भी देना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस 10 लाख रुपए ये पड़ा था, इसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट और लग गया, तो अब टोटल जो आपको मिलेगा वो 10 लाख और जो 8% इंटरेस्ट है वो सारा एक साथ मिलेगा। ठीक है, यानी कि 10 लाख और मेरे ख्याल से कितना 80,000 कुछ होता है ना, नहीं 10 लाख पे 8,000 ऐसा समथिंग होगा इंटरेस्ट, तो वो भी आपको साथ के साथ मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो भी आपको साथ के साथ पूरा मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ये होती है गवर्नमेंट स्कीम। ओके, नेक्स्ट आते हैं सर, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। सर सहज बिजली, अभी देखो ये नाम से ही आइडिया लग रहा है, सहज बिजली और हर घर, यानी कि हर घर में बिजली कनेक्टिविटी पहुंचाने की बात करी गई है, तो हर घर में इलेक्ट्रिफिकेशन पहुंचाने की बात करी गई है। अब बिजली कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात है, खत्म। चलिए नेक्स्ट आते हैं सर, बताइए जरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये वाला हमने कर लिया। ओके, चलो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सर ये स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम। ठीक है सर, ये स्कीम शुरू हुई 2018 के अंदर। अब एक बात मुझे सिंपल सी बात बता दो सर, आरोग्य का मतलब होता है आरोग्य केंद्र, सुने आपने, कई बार आपने देखा होगा ना, दवाई के केंद्र होते हैं, आरोग्य केंद्र वगैरह लिखे होते हैं। आरोग्य केंद्र का मतलब क्या होता है सर, वहाँ जहाँ पर आपको दवाइयाँ दी जाती हैं वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें होती हैं आरोग्य के अंदर। ठीक है, आयुष्मान भारत स्कीम की बात करूँ तो आयुष्मान भारत सबको पता है, आयुष्मान का मतलब क्या होता है, आयुष्मान यानी कि लंबी उम्र, कहते हैं ना आयुष्मान भव, यानी कि लंबी उम्र रहे। तो आयुष्मान भारत स्कीम, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ से ही जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इस स्कीम के तहत क्या हुआ कि भाई जितनी भी आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं या चेकअप हैं 5 लाख तक का, उनको फ्री करने की बात करेगी, कैशलेस करने की बात करेगी, ध्यान रखिएगा। तो इसका स्कीम का ये है कि भाई जितने भी लोग हैं जिनको 5 लाख तक का इलाज जो है वो फ्री में हो सके, वो मुफ्त में हो सके। ठीक है, जिसे आप देखोगे कई लोग होते हैं जो मजदूरी करते हैं या दिहाड़ी वगैरह वाले होते हैं, अब उनको भी कई बार बीमारियां लगती तो हैं, ये सबको इंसान तो वो भी हैं, तो कई बार क्या होता है वो पैसे ना होने की वजह से इलाज नहीं करवा पाते या क्या है, तो छोटी मोटी जो बीमारियां हैं जिनका इलाज 5 लाख तक का है सिर्फ, तो उनको फ्री में करवाने की बात करी गई है या कैशलेस करवाने की बात करी गई है। ओके, चलिए पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम, अब देखो ये भी आपको नाम से ही आइडिया लगेगा, किसान यानी कि कृषि से जुड़ी हुई स्कीम है, निधि यानी कि पैसा, और सम्मान। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि जो भी फार्मर हैं जो हमारे लिए खेती बाड़ी करते हैं, जो इतना ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, उनका सम्मान करना तो बनता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनको सपोर्ट करने के लिए स्कीम चलाई कि जितने भी किसान हैं जो कि खेती वगैरह करते हैं, उनको मंथली 6,000 सॉरी ईयरली 6,000 रुपये की मदद करी जाएगी सरकार के द्वारा, यानी कि उनको हर साल 6,000 रुपये की सपोर्ट जो है सरकार करेगी। अब आपको लगेगा 6,000 में क्या ही होता है ना, बट बच्चे बात हो रही है 2019 की, उस टाइम पर देश में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी आज के समय में है। कोविड से पहले और कोविड के बाद में जितनी महंगाई का रेट बढ़ा है ना, उतना नहीं बढ़ा। ठीक है, तो कोविड से पहले जो गैस सिलेंडर आपका 400 का होता था, कोविड के बाद अब 800 से ऊपर का है। ठीक है, तो फर्क आता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जिस टाइम ये स्कीम शुरू करी गई थी उस टाइम के लिए 6,000 ठीक था। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ आइए जरा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, सर इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, सर इसके तहत क्या होता है, देखो इधर, इसके तहत क्या होगा कि जो भी वर्कर, देखो इसके तहत मंथली पेंशन दी जाएगी 3,000 तक की। ठीक है, जो भी वर्कर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं और 60 ईयर्स की एज है उनकी, उनको, ठीक है, देखो इसके तहत होता क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो पेंशन हर बार सरकारी नौकरी वाले को मिलती थी, लेकिन क्या जो दूसरी कंपनीज में काम करते हैं या जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको भी तो बुढ़ापा आता है, उनको भी तो नीड होती है किसी न किसी सहारे की, पेंशन्स की, है ना। तो ये स्कीम उन्हीं लोगों के लिए है, गवर्नमेंट ने शुरू करी कि भाई जो भी पर्सन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब यहाँ पर है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा किसी सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, जो भी किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा किसी अदर सेक्टर में काम करते हैं,
जिनकी एज 60 ईयर्स है उसके आसपास की है, ठीक है, और उनकी मंथली इनकम जो है 15,000 तक की है, उनको गवर्नमेंट हर साल, ठीक है, हर महीने 3,000 रुपये मंथ की पेंशन देगी। ओके, ध्यान रखिएगा। तो अब ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको देखोगे आप काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस लगी हुई हैं। क्या? कि भाई एक तो उसकी इनकम 15,000 होनी चाहिए, दूसरी उसकी एज 60 साल या उससे ऊपर की होनी चाहिए, तब ये स्कीम एप्लीकेबल है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना। देखो, ये जो हमने पढ़ा ये था श्रम योगी। श्रम योगी मतलब कि जो दूसरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अब यही सेम स्कीम है मंत्री किसान, अब किसानों के लिए। किसके लिए? किसान यानी कि फार्मर्स के लिए, ठीक है। अब फार्मर्स को भी मिनिमम 3,000 रुपये महीने की पेंशन दी जाएगी, लेकिन उन फार्मर्स को जो कि काम करते हैं, जिनकी एज जो है 18 से 40 साल के बीच में है। ओके, ऐसे किसान जिनकी एज 18 से 40 साल के बीच में है, उनको महीने का 3,000 रुपये पेंशन देने की बात करी गई है। नेक्स्ट आते हैं अग्निपीठ योजना, ठीक है। अब आपको लगेगा ना यहाँ पर, देखो यहाँ पर गलत है कि सर 18 से 40 साल में क्या ज़रूरत है, उसके बाद के किसानों को ज़रूरत होती है। लेकिन नहीं बच्चे, देखो जो 18 से 40 साल तक का एक इंसान होता है ना, उसका शरीर वर्क कर सकता है, हार्ड वर्क कर सकता है, किसान खेती कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद का जो इंसान होता है वो खेती में दिक्कत आएगी। आपने देखा 60 साल का कोई पर्सन खेती कर रहा है, हाथ से हल चला रहा है, बैलों को कर रहा है, ये चीज़ें तो बहुत एफर्ट लगता है उनमें, ठीक है। और आजकल की जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए, ये चीज़ें आ गई, तो उनके तहत वैसे ही इतनी पेंशन मिल जाती हैं उनको कि उनको इस पेंशन से बाहर रखा गया। ओके, तो हर चीज़ का कारण होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अग्निपीठ योजना। ये वो स्कीम है जिसने बहुत ज़्यादा बवाल किया था, जिसकी वजह से दंगे वगैरह भी हुए थे 2022 में, जिसकी वजह से रेलवे लाइंस पर लोग बैठ गए थे। ये वो स्कीम है अग्निपीठ स्कीम, ठीक है। सर अग्निपीठ के तहत होता क्या है? सर इसमें सरकार बोलती है कि भाई देखो ऐसा है, जो भी पर्सन 10th और 12th पास होता है ना, और उसकी एज 18 से लेकर के 23 साल के बीच में होती है, उसकी एज 18 से लेकर के 23 साल के बीच में होती है, ठीक है। जो भी पर्सन 10वीं 12वीं पास कर चुका है और उसकी एज 18 से 23 साल के बीच में है, ठीक है, वो पर्सन कोई भी आर्मी ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, सी हो, किसी भी, जैसे 3 फोर्सेस होती है ना, एयर फोर्स, नेवी, या फिर जो होता है बीएसएफ वगैरह, जो आर्मी वगैरह होती है, जो 3 सिपाही होते हैं हमारे देश के, 3 रक्षक होते हैं, किसी भी उनको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। बकायदा उसका पेपर वगैरह होते हैं, उनके फॉर्म्स निकलते हैं, उसके बाद वो ज्वाइन कर सकता है। और उसका टाइम पीरियड सिर्फ 4 साल तक का होता है, सिर्फ 4 साल के लिए वो ज्वाइन कर सकता है। 4 साल बाद उसको रिटायरमेंट कर, देखो फॉर एग्जांपल आपको समझना ये स्कीम क्या कहती है। मान लो एक पर्सन है, इसी एज के बीच का, यानी 22 साल का एक पर्सन है, ठीक है, वो 10th और 12th पास कर रखी है उसने। वो पर्सन जाता है, अग्निपीठ का पेपर भरता है, फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह जो होती है, फिजिकल एग्जाम होता है, वो पास करता है और सिलेक्ट हो जाता है। उसको नौकरी देती है सरकार किसी भी इन 3 फोर्सेस में, ठीक है, किसी भी इन 3 फोर्सेस में किसी भी एक में उसको नौकरी मिलती है, ठीक है। वो 4 साल तक नौकरी करता है, 4 साल तक, यानी कि 22 के बाद 4 साल नौकरी करेगा, 26 साल। 26 साल की उम्र में उसको रिटायर कर दिया जाएगा, यानी कि रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद वो वापस से घर पे आएगा और उसको सरकार क्या देगी? सर 11,71,000, यानी कि लगभग 12,000 रुपये, 12 लाख रुपए देगी, ठीक है। एज अ पेंशन उसको रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है ना एक साथ, वो 12 लाख रुपया सरकार देगी, ठीक है। और साथ ही साथ, ठीक है, उसको सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मिलते हैं, जिसकी वजह से उसको किसी भी और काम में इजीली नौकरी मिल सकती है, ठीक है। ये स्कीम थी गवर्नमेंट की, जिसके तहत होता क्या था, देखो आपको बुरा लगेगा ये चीज़ सुन के कई बार, बट ये चीज़ काफ़ी सही थी। अब देखो होता क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप देखोगे, मान लो कोई लड़का है जो 28 साल का है, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, साल हुआ है शादी को, वो बॉर्डर पे जाता है, फौज में जाता है, लड़ा मतलब जो भी है, और शहीद हो जाता है देश के लिए, तो उसके पूरे परिवार पर क्या बीतेगी, समझ सकते हो। दूसरी चीज़, किसी का जवान बेटा खोया है, जो उसकी जो मंथली है वो सिर्फ पेंशन पे गुजारा तो कर नहीं सकते, ठीक है, तो उसके परिवार पर क्या बीतती होगी, ये चीज़ सोचिए कभी।
तो इसी चीज़ को कम करने के लिए ये चीज़ शुरू करी गई थी सरकार के द्वारा, जिसके तहत होता क्या था कि नए नए जो लड़के होते हैं उनको भी मौका मिलता था ज्वाइन करने का, एक्सपीरियंस मिलता था। दूसरी चीज़ क्या होता था कि अब 4 साल आपने काम किया, मोस्टली अगर 23 साल की उम्र है ना, तो 4 साल बाद आप 27 के हो गए, यही तो होगा। 27 साल की उम्र में आप रिटायर हो गए हैं, आपके हाथ में 12 लाख रुपए हैं। अब वापस से घर पे आइए, अब उस 12 लाख से आप या तो कोई काम शुरू कर लो, या फिर आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मिलते हैं, तो आप उसके बाद कोई भी नौकरी करके अपना जीवन आराम से गुजार सकते हैं। और उसके बाद अपनी जो लाइफ की एक न्यू स्टार्ट होती है, शादी के बाद की जो लाइफ होती है, वो चीज़ आप इजीली शुरू कर सकते हो। तो ये स्कीम के तहत हुआ था, बट लोगों ने इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया कि भाई 4 साल के लिए थोड़ी हम काम करेंगे, ये है वो है, हमें ज़्यादा काम करना है ये। तो वो चीज़ें नहीं समझ पाते हैं लोग। जो लोग यंग एज में होते हैं ना, जो कि मतलब जिनकी सोच डेवलप नहीं होती इतनी ज़्यादा, वो लोग हर चीज़ को क्रिटिसाइज ही करते हैं, ठीक है। और उनको किसी का कारण नहीं पता होता। आज कोई भी आपको फ़ोन पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे ना, आपको कोई भी बोल देगा कि ये स्कीम है, ये तो फ्रॉड है, ऐसी है वैसी है, ये जचती नहीं है, ये ऐसी है, और उसी को सुन के उनकी सोच वैसी हो जाती है। तो कभी भी किसी चीज़ का पूरा रीज़न जानो। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन ने कुछ भी कहा, उसको बोला और बस मान ली बात, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब हुआ क्या था कि 2022 में इसी के तहत क्या हुआ कि लोगों की सोच तो ऐसी ही थी कि हम 4 साल के लिए काम नहीं करेंगे, ये है वो है, और लोगों ने स्टार्ट कर दिया स्ट्राइक्स करना। क्या करना? स्ट्राइक्स वगैरह करना शुरू कर दिया, रेलवे लाइंस पर बैठ गए, या फिर जाम वगैरह लगाना शुरू कर दिया अपनी बात मनवाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने इस स्कीम में थोड़ा सा चेंज करा। गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई देखो ऐसा है कि भाई जो भी पर्सन, एज तो यही रहेगी 18 to 23 ईयर्स, और ये भी पक्की बात है कि 4 साल के लिए ही काम पे रखा जाएगा, और सारा कुछ सेम रहेगा, 12 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये सब चीज़ें सेम रहेंगी। बस एक चेंज जो गवर्नमेंट ने किया वो ये कि भाई मान लो पहले गवर्नमेंट की स्कीम में ये था कि सारे पर्सन जो भी अग्निपीठ के तहत पार्ट करेंगे उनको 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा करेंगे कि भाई 4 साल तक आप काम करिए, उन 4 साल के पीरियड में आपके काम को फोकस करा जाएगा, आपको देखा जाएगा, और उनमें से कुछ 25% लोगों को छांटा जाएगा और उनको रिटायर नहीं करा जाएगा, बाकी सबको रिटायर करा जाएगा। उन 25% को रिटायर नहीं करा जाएगा और उनको पूरी लाइफ, जैसे भी जहाँ आर्मी की जो पूरी लाइफ होती है, मतलब कि जो भी रिटायरमेंट एज होती है 40 ईयर्स या 35 ईयर्स की, उसमें उनको रिटायर करा जाएगा। ओके, तो ये होता है अग्निपीठ योजना के अंदर चेंज। तो याद रखिएगा, अगर अग्निपीठ योजना की बात आती है तो 2022 में शुरू हुई, ठीक है। 18 to 23 ईयर्स इसकी एज है, 17.5 लिखिए, बट 18 मोस्टली ऑप्शन में मिलता है, ठीक है। 4 साल तक की ये स्कीम है। इसके तहत क्या होता था, 12 लाख रुपए की आपको एक एज पेंशन मिलती थी। साथ ही साथ जो 25% लोग हैं उनको रिटायर नहीं करा जाएगा, बाकियों को रिटायर करा जाएगा। ये चीज भी यहाँ पर हुई थी। ओके, चलिए सर, पीएम विश्वकर्मा योजना, सर इस स्कीम के तहत क्या होता है? सर ये लेटेस्ट 2023 की स्कीम है, नई दिल्ली से शुरुआत करी गई। इसके तहत होता क्या है सर, बताइए जरा। सर देखो, 2023 का एक ऐसा पीरियड है जो कि कोविड के बाद का साल है। कोविड खत्म हुआ 2022 में, उसके बाद 2023 आया। अब कोविड बीतने के बाद क्या होता है, काफ़ी ऐसे लोग जो आप देखोगे कि भाई जैसे कोई मान लो जूते वगैरह बनाने का काम करता है, या फिर कोई मान लो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाता है, या फिर कोई मान लो जो कि जैसे चाकू वगैरह तेज़ करते हैं या चाकू वगैरह बनाने का काम करते हैं। इन सभी लोगों के पास ये सब जो होते हैं ना, ये लगभग इतना नहीं होता इनके पास। जैसे कोई रेडी वगैरह लगाता है, लारी लगाता है, इनके पास इतना नहीं होता कि ये फिर से अपने आप को स्टैंड कर पाएँ। तो इसी चीज़ की मदद के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये स्कीम चलाई, जिसके तहत गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने बोला एक काम करते हैं कि मिनिमम लो, यानी कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या करा जाएगा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको लोन दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो होगा विदाउट कोलेटरल होगा। विदाउट कोलेटरल का मतलब क्या होता है, देखो विदाउट कोलेटरल लोन का मतलब ये होता है जिसके बदले में आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। आप मान लो जैसे आज हो, आप बैंक में जाते हो, आप बोलते हैं मुझे 30 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक वाला को लगा कि पहले दिखा अपनी प्रॉपर्टी, क्या क्या तेरे पास है, कि हमें मान लो अगर लोन तू वापस नहीं देगा तो हम क्या चीज़ कब्जे में करेंगे कि भाई हमारा लोन रिकवरी हो जाए। तो कोलेटरल का मतलब होता है जो चीज़ आपको गिरवी रखनी पड़ती है उसके बदले में। लेकिन नॉन कोलेटरल का मतलब होता है कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। तो इसके तहत क्या हुआ कि 30 लाख तक का लोन देने की बात करेगी गवर्नमेंट ने,
ठीक है, वो भी विदाउट कोलेट्रल, यानी कि बिना कोई चीज़ गिरवी रखे, ठीक है। और ये किनको करा गया? सिर्फ उन लोगों को जो कि क्राफ्टमैन है, आर्टिशियंस हैं, जो कि छोटे छोटे फैमिली ट्रेडी, जो कि छोटे मोटे काम वगैरह करते हैं, उनके लिए ये स्कीम शुरू करी गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका बजट रखा गया था 13,000 करोड़ का, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ताकि वो फिर से स्टैंड कर पाए अपने आप को। क्लियर है? आइए जरा, पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन योजना का मतलब क्या होता है? सर ये 2023 की स्कीम है, झारखंड में शुरू करी गई थी पीएम मोदी द्वारा। इसके तहत क्या होता है, देखो, ये जो पीएम जनमन योजना है ना, ये पार्ट है आपका आदिवासी का। देखो, एक स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इस अभियान के तहत ये स्कीम शुरू करी गई थी झारखंड के अंदर, ठीक है, ठीक है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट 11 टास्क जो हैं वो दिए गए थे, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रखना, बस इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा पीएम जनमन योजना कहाँ शुरू गई? 2023 में झारखंड के अंदर, बस। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारी सारी स्कीम्स तो खत्म हो गई, लेकिन एक बार आपके रिवीजन के लिए मैंने क्या किया कि एक चार्ट के रूप में आपको दे दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलना तय है। मोस्टली जो वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डिटेल में हमने स्टार्टिंग में सारी चीज़ समझ ली है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पढ़ा प्रधानमंत्री जन धन योजना, पढ़ा था सर, कब लॉन्च हुई? 2014 में। और किसने लॉन्च करी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। तो इस टाइप से आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जितनी भी अभी तक हमने स्कीम्स पढ़ी हैं उन सभी स्कीम्स की। तो यहाँ से आपका रिवीजन जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो क्लास है ये होती है ख़त्म, और ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी। तो प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक, और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।